Hello everyone, I'll be dealing with your information technology and strategic management paper. As you all know, आपका IT and SM जिसके नाम से जाना जाता है आपका कोर्स में ये पेपर. IT SM comprises of 50 marks of IT and 50 marks of strategic management. तो इसका bifurcation या division है आपका 50 marks का IT and 50 marks strategic management, right? अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है, ये डाउट रहता है कि ITSM का पेपर बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा इसमें रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. स्टूडेंट्स रिकॉर्ड भी उठा करके अगर देख लेते हैं तो रिजल्ट्स अगर आप कंपेयर करो तो बाकी के पेपर में एज कंपेयर टू अदर पेपर्स ऑफ योर कोर्स ITSM में मार्क्स थोड़ा कम मिलता है. मतलब ऐसा कुछ जानी दुश्मनी नहीं है एग्जामिनर का स्टूडेंट्स के साथ कि वो मार्क्स कम देते हैं. ग्रुप 2 में 2 थ्योरेटिकल पेपर होने के कारण थोड़ा नंबर खिंचता है. एज इट इज ऑडिटिंग का पेपर है आपका ITSM का पेपर है एंड योर अकाउंटेंसी का पेपर है. तो थ्योरी पेपर है, बट इसको भी अगर आप प्लानिंग के हिसाब से पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे कि इसको निकालना एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके लिए होगा. तो उसको उस हिसाब से डील करेंगे कि ताकि आपका लिए ITSM का पेपर भी बहुत ईजी हो पाए. अब देखो 50 नंबर का IT है, 50 नंबर का SM है, ठीक है. कंपैरिजन अगर हम करें IT के कंपैरिजन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ज्यादा फेवरेट या ज्यादा अच्छा लगता है. अब पर्सनल ओपिनियन है इसके बारे में, बट अगर तुम यहाँ 50-50 नंबर में से कौन तुमको बोल रहा है पूरा एज एन 100 मार्क्स के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि वैसे भी सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 मार्क्स ईच. तो तुम अगर 50 में से अराउंड 30 भी स्कोर कर लोगे यू आर ऑब्टेनिंग एन एग्जेम्पशन. मैम 30 बहुत बड़ा होता है या 30 लाना बहुत कठिन होगा. चलो ठीक है 30 हम बोल रहे हैं आप ले आना. अगर आप 25-25 भी ले आओगे इतना मुश्किल है. आप सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ो. IT को 25 नंबर टारगेट रखो, हम बोल रहे हैं. ज्यादा आ जाएगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको ज्यादा ही लाना है. बुरी से बुरी हालत में हम बोल रहे हैं कि कम से कम अगर आपका 25-25 ईच में आ जाता है आपने वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ली है, ठीक है. तो उस हिसाब से धीरे धीरे हम डील करेंगे आपके पेपर्स के बारे में. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 1. Chapter number 1 of information technology, that is business process management and IT. बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड IT, ठीक है. धीरे धीरे चीजों को स्लोली एंड स्लोली ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे. आपका IT जो है 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बाइफरकेटेड है. IT के सिलेबस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस में आप देखिएगा 5 चैप्टर्स है आपके. अब मैम 50 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है या 50 नंबर का सिलेबस है तो 5 चैप्टर 10-10 नंबर का हर चैप्टर से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. मे बी 1 चैप्टर से दे विल आस्क यू अराउंड 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन. मे बी पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है. फ्लो चार्ट इज एसेंशियल टॉपिक फॉर योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. टॉपिक उठा करके अगर आप देख लो, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हर अटेम्प्ट में हर अटेम्प्ट में करीब 8 नंबर का फ्लो चार्ट पूछता है स्टूडेंट से. उसके बारे में भी हम डील करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली. और चैप्टर्स बाकी के बाइफरकेटेड है अराउंड 5 चैप्टर्स में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर में फॉल करेगा, ये रेंज है, ठीक. पहले हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड IT. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ग्रोथ हो गया है, इतने इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गए हैं जिसका मैनेजमेंट पे बहुत गहरा प्रभाव है. रोजमर्रा की जिंदगी में बिजनेस करने के लिए आपको अगर एडिक्टेड नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी से, आप पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से. इसीलिए आवश्यकता पड़ी है कि IT के रोल को बिजनेस में कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इनहैंस करें, उसका इस्तेमाल करके इफेक्टिव और एफिशिएंसी की ओर हम बढ़ें. इसीलिए IT के रोल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है. हम कुछ एक टर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे जिसके बारे में आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा. फर्स्टली एक टर्म के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब कोई बता सकता है? प्रोसेस
प्रोसेस क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटी और कुछ? सिंपल भाषा लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बातचीत करें, प्रोसेस एक क्रम, एक सिचुएशन, एक तरीका, एक सीरीज ऑफ इवेंट, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, स्टेप बाय स्टेप, जिसे हम प्रोसेस कहते हैं। यानी कि फर्स्ट टास्क इज कंप्लीटेड, देन गो टू द सेकंड, देन थर्ड, इन एन ऑर्डर, इन अ फैशन, इन अ सीक्वेंस, उसे प्रोसेस हम कह सकते हैं। ठीक, प्रोसेस यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट या सीरीज ऑफ इवेंट कहा जाता है, जिसके तहत जितने सारे इनपुट्स यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है वो इनपुट्स हैं, उसको आउटपुट यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट, उसमें कन्वर्ट करने के लिए जिन सारे मेथोडोलॉजीज, जिन सारे टेक्निक्स, जिन सारे स्टेप्स की जरूरत होती है, उसे प्रोसेस का नाम दिया गया है। यानी कि अ सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है, जिसके तहत इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। कंप्यूटर टर्म में इनपुट आउटपुट का मतलब आपको पता होगा। इनपुट यानी कि जो डेटा है आपके पास, उसको आप आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करते हो। सुनने में आसान लग रहा है कि इनपुट आउटपुट कन्वर्ट हो गया, पर उसके दौरान में प्रोसेसिंग होती है उसकी, तब जाके तो वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो वो क्रम को, वो सीक्वेंस को, वो सीरीज को प्रोसेस का नाम दिया गया है। ठीक है, पहले प्रोसेस का मतलब लिखिएगा। प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ series of events which helps in conversion of input into the desired output. ठीक है, ये तो बात हुई प्रोसेस के बारे में। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रोसेस का। आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोलमेंट करना है, ठीक है, सीए कोर्स के लिए ही अगर एनरोलमेंट करना है आपको, तो उसका भी एक प्रोसेस है, एक क्रम है। क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना, एडमिशन फॉर्म आपने लिया, उसको फिलअप करते हो, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करते हो, उसको सबमिट करते हो, देन यू आर रजिस्टर्ड इनटू द कोर्स। सिमिलरली अगर आप बैंक में जाते हो, आपको अकाउंट ओपन करना है, तो ऐसे ही अकाउंट थोड़ी खुल जाएगा, फॉर्म जमा करना पड़ेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, नेसेसरी फॉर्मेलिटीज जो होते हैं वो करने के बाद आपका अकाउंट खुलता है। तो दीज आर द प्रोसेस, अ सीरीज ऑफ इवेंट। जरूरी नहीं है बिजनेस टर्म्स में ही इसका इफेक्ट देखा जाए, हर एक फील्ड में एक प्रोसेस होता है। एक इवेंट के कंप्लीट करने के लिए, एक ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसका नाम प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, ये तो बात हुई प्रोसेस की। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस की। बिजनेस प्रोसेस, चीजों को डिवाइड करके बातचीत करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस। रटा हुआ है, बचपन से अभी तक जवान पे बैठा हुआ है, अब बुढ़ौती तक याद रहेगा कि बिजनेस मीन स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ये शब्द कभी नहीं भूलोगे। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी मतलब, मैम स्टेट ऑफ बीइंग बिजी मतलब व्यस्त रहना, मस्त रहना, अर्न प्रॉफिट। आज के समय में बेटा बिजनेस का होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट. It is one of the objective, but you can't say it as the whole and soul or the only objective of business. ठीक है, बिजनेस ठीक है आपकी भाषा में स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी, प्रोसेस, उस कमर्शियल एक्टिविटी, उस ट्रांजैक्शन का जो कि आपके प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उसके लिए किन प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा या किन चीजों का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे. ठीक है, ये तो बात हुई बिजनेस प्रोसेस के बारे में. बिजनेस प्रोसेस में अगर आपको कोई सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन करना है तो सबसे पहले बहुत आवश्यक है आपको डिफाइन करना. पहली बात ध्यान दीजिएगा, डिफाइनिंग द प्रोसेस.
डिफाइनिंग द प्रोसेस, मैपिंग करना, जॉट डाउन करना, एलोकेट करना कि किस क्रम में आगे बढ़ना है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं करोगे, उसको आप अचीव कैसे करोगे? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच एसेंशियल। दूसरी बात, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, आप उसी ऑब्जेक्टिव डिफाइंड के बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस, अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। आपका एक टारगेट है, आपका एक सिलेबस है जिसको आपको कंप्लीट करना है। टाइम टेबल्स बनाते हो, चार्ट्स बनाते हो, माना कि वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता है, बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, एक दिन में हमको इतना इतने समय पढ़ना है, इतने इतने चैप्टर्स को पढ़ना है। तो दैट इज योर स्ट्रैटेजी, दैट इज योर प्लानिंग प्रोसेस, जो कि आप डिफाइन करते हो, मैप डाउन करते हो, एलोकेट करते हो कि इतने इतने समय में ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एट द एंड ऑफ अ वीक और अ पीरियड ऑफ 10 डेज, आप उसको कंपैरिजन करते हो कि मैंने शुरुआत डे 1 से की थी, आज 10 तारीख या 10 दिन बाद होने के मेरा कितना सिलेबस कंप्लीशन हुआ है। दैट इज परफॉर्मेंस मेजरिंग। थर्डली, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अगर हम यही बातें बिजनेस व्यू पॉइंट से देखें, सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रोसेस। मेरा एक बिजनेस है, हम काम कर रहे हैं, मेरे को एलोकेट करना होगा, मैपिंग करना पड़ेगा, मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी है, उनको कैसे हमको अचीव करना है। हमको पता चल गया है कि मेरी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे को कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे उनको अटेन करना है। अब मैंने टारगेट सेट कर दिया, पूरी कोशिश कर रहे हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। वो टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं, जब हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तभी ना पता चलेगा। हमने तो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना दी, प्लानिंग कर ली, बट वो स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है, कितनी मददगार है, वो तो परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद ही पता चलेगा। थर्डली, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का माहौल, तालमेल कितना बैठ रहा है ताकि हम अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। फिर से बात करते हैं, बिजनेस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोसेस को अगर तोड़ के पढ़ा जाए, प्रोसेस मतलब एक क्रम, एक सीरीज ऑफ इवेंट जिसको जरूरत होती है या जिसकी आवश्यकता होती है काम पूरा करने में। ठीक, बिजनेस यानी बिजनेस के व्यू पॉइंट से, अपने कमर्शियल मोटिव या ऑब्जेक्टिव के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें, तो सबसे पहले मेरे को टारगेट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको मेजर करना पड़ेगा, कितना मेजरमेंट या कितना मेरा परफॉर्मेंस इफेक्टिव है कि नहीं। साथ ही साथ थर्डली, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मददगार है, कितना सपोर्टिव है उन बिजनेस प्रोसेस को अचीव करने में। ठीक है, लिखिएगा, बिजनेस प्रोसेस, a series of event which are required, a series of event which are required for translating the strategies into the desired objective or outcome, Business process can be dealt in the following ways. Roman 1, defining the process. डैश देकर के लिखिएगा, मैपिंग डाउन the location and roles which are to be achieved in near future, Roman 2, performance measurement.
measuring the efficiency and effectiveness of the strategies and ensuring the desired benefit from the same Thirdly, organizational setup. The infrastructure of the organization and the framework. Which helps or contribute towards the attainment of the goals of the organization. ठीक है, हमने बातें की प्रोसेस के बारे में, हमने बातें की बिजनेस प्रोसेस के बारे में. ठीक, अब हम बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनका एक लिंकेज है या जिनमें एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं. हम अब बातें करने वाले हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के बारे में और प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पुराने तरीके से काम करने में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड या कंप्राइज करता था डिपार्टमेंट्स का और फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते थे, फंक्शनल लेवल्स होते थे और डिपार्टमेंटल लेवल्स होते थे. यानी कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मेनली कंप्राइजेस ऑफ डिपार्टमेंट एज वेल एज फंक्शंस. पता ही है डिपार्टमेंट में क्या होता है. डिपार्टमेंट कौन देखरेख करता है या कौन मैनेज करता है डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं. फंक्शन के लिए फंक्शनल मैनेजर होते हैं. डिपार्टमेंटल मैनेजर का क्या काम होता है? जितने डिवीजन, जितने डिपार्टमेंट्स एलोकेट किए गए हैं, बांटे गए हैं, उनको देखरेख करना, उनके कामकाज करने के तरीके को मैनेज करना, कंट्रोल करना. फंक्शनल मैनेजर्स कैन बी सेड एज क्लोज टू द कस्टमर, रेगुलरली रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरैक्ट भी करते हैं, फीडबैक के रूप में भी उनको लिया जा सकता है फंक्शनल मैनेजर्स को. ऑन द अदर हैंड प्रोसेस मैनेजमेंट में बेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट में हर पार्ट को, हर चीजों को एक टीम फॉर्म में डिवाइड किया गया है. यानी कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एक प्रोसेस ओनर को अपॉइंट किया जाता है जो कि देखरेख करता है. यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस, अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, उनमें काम को बांटा गया है जिसको एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करके एक टीम के फॉर्म में काम करके एकत्रित होकर काम करते हैं. हर प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस ओनर अपॉइंट किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस प्रोसेस के डेवलपमेंट पे, उस प्रोसेस के एफिशिएंसी पे, उस प्रोसेस के ग्रोथ पे. हाउएवर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो कि मेनली कंप्राइज करता था डिपार्टमेंट और फंक्शन का, काम करना या कह सकते हो मेन यूनिट है उसमें फंक्शनल यूनिट. ठीक है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में ध्यान दिया जाता था या फोकस किया जाता था, एक टर्म पढ़ेंगे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे. ये टॉपिक आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी है. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? कैसे हम मार्केट में प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज बेचें. एंड आई एम द कॉस्ट लीडर ऑफ द मार्केट. कॉस्ट लीडर
कम से कम दाम पे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हम बना के तैयार करके मार्केट में कस्टमर को दे रहे हैं। दैट इज बीइंग अ कॉस्ट लीडर। मार्केट का ट्रेंड अगर देखो, सबके पास इतना लेवल ऑफ स्पेंडिंग नहीं है, उतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो महंगे से महंगा सामान खरीद सके। जनरल अगर फिनोमेना देखो, लोग चाहते हैं सस्ता सामान उनको मिले, सस्ता कम दाम पे बेहतर सामान मिले। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट उन एरियाज पे या उन कंसेप्ट पे फोकस कर रहा था। बट ऑन द अदर हैंड प्रोसेस मैनेजमेंट को अगर आप कंसिडर करो, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है। ये भी टर्म आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट मतलब क्या हुआ? कुछ अलग हटके, कुछ नया, कुछ यूनिक। कई कस्टमर होते हैं सस्ता देख के अट्रैक्ट होते हैं, कई कस्टमर होते हैं नयापन, यूनिकनेस, कुछ नया फीचर देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेस ओनर का काम रहता है कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट बनाने का। वो इन एरियाज पे फोकस करता है। ठीक है, ये कुछ एक डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर से बात करते हैं, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मेनली कंप्राइज क्या करता है? डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड डिवाइड करता है काम को सीरीज ऑफ प्रोसेस में। उनका देखरेख या उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? प्रोसेस ओनर रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो एक यूनिट की तरह एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो उसकी देखरेख, उन प्रोसेस की बढ़ोतरी, उन प्रोसेस की ग्रोथ, उन प्रोसेस की डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मेनली फोकस करता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, कम दाम पे बेहतर प्रोडक्ट बनाना, ताकि उन कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके जो कि प्राइस से प्रभावित होते हैं कि नहीं प्रभावित होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर आपको सस्ते दाम या दाम से फर्क पड़ रहा है तो आप पे प्राइस का प्रभाव है कि नहीं है? आर यू अ प्राइस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव? बिल्कुल प्राइस सेंसिटिव। ऑन द अदर हैंड डिफरेंशिएशन मतलब यूनिक, नया, डिफरेंट प्रोडक्ट उन तरह के कस्टमर के लिए जो कि प्राइस से प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। उनको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया मिल रहा है जिनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये प्राइस सेंसिटिव हुए या प्राइस इनसेंसिटिव हुए? इनसेंसिटिव कस्टमर्स के लिए होता है। समझ में आ रहा है? लिखिएगा दो कॉलम फॉर्म में, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एज वेल एज प्रोसेस मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड ऑन द अदर हैंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के नीचे लिखिएगा मेनली कंप्राइजेज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस, mainly comprises of department and functional managers, on the other hand process management लिखिएगा it focuses on achieving the desired process, and for which a process owner is appointed, who shall be responsible for the growth and development, of the process. On the other hand traditional management में point number 2 लिखिएगा, it focuses on, किस पे फोकस करता है? It focuses on cost leadership strategy. It focuses on cost leadership strategy for या mainly suited for किन तरह के कस्टमर पे? Price sensitive customer, mainly suited for price sensitive customer who are influenced or affected by
who are influenced or affected by the price of the product, price of the product. Cost leadership means, उसी में कंटिन्यू करके, it means producing the goods and services, it means producing the goods and services at a minimum or lower cost, at a minimum or lower cost, in order to become a market leader, in order to become a market leader. In order to become a market leader. Process management लिखिएगा, it focuses on, किस पे फोकस करता है? Differentiation strategy पे. It focuses on differentiation strategy, which means unique or distinctive feature of the product, mainly suited for customer who are price insensitive, mainly suited for customers who are price insensitive. ठीक है, ये तो बात हुई ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की और प्रोसेस मैनेजमेंट की। अब हम क्या बातचीत करने वाले हैं? नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्रोसेस का फ्लो कैसे होता है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके बारे में और कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे बिजनेस प्रोसेस फ्लो होता है। आपने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है? हाँ, बुक कीपिंग जब एंड होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, और कुछ? किताबी रटी रटाई बातें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, डूइंग दिस, डूइंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जनरल भाषा में मेरे को बताओ, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की शुरुआत कहां से होती है अकाउंटिंग की, और उसका अंत कहां तक होता है? क्या उसे एक प्रोसेस कहा जा सकता है? घटना के या ट्रांजैक्शन के होने से ले जाकर के उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, तब तक जाके उसकी समाप्ति या कंप्लीटनेस नहीं होता है। केवल इवेंट या ट्रांजैक्शन के अकर होने से क्या उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी? सीरीज ऑफ इवेंट उसके बाद उसको फॉलो किए जाते हैं, फाइनली या लास्टली उसका इफेक्ट ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है, तब जाके उसकी अकाउंटिंग कंप्लीट मानी जाती है। तो अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हो सकती है? क्या हम कह सकते हैं ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट और ट्रांजैक्शन? एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, सेल परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में। अब उसके बाद आप क्या प्रिपेयर करते हो? जर्नल प्रिपेयर करते हो। जर्नल के बाद क्या प्रिपरेशन होता है? लेजर में पोस्टिंग होती है। एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब उसके बेसिस पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है या पोस्ट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनता है? इन प्रोसेस की वजह, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, ट्रांजैक्शन हो गया, वो डिपिक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
These are the business process flow from the point of occurrence of an event or transaction, making it journal, converting into ledger, trial balance, adjustment and post adjustment trial balance. उसके बाद closing entry क्या होगी और finally उसका effect over financial statement क्या होगा. ये business flow है with regard to accounting या bookkeeping में. इसको लिखने की या बताने की वजह आप लिख सकते हैं. Business process flow में a series of event which is used, a series of event which is used to depict the result of the same, to depict the result of the same. In case of accounting, business process flow can be, in case of accounting, business process flow can be bifurcated or divided as follows. Can be bifurcated or divided as follows. इन प्रोसेस को या इन सीक्वेंस को आपको लिखना पड़ेगा. Occurrence of an event or transaction, पहले कोई ट्रांजैक्शन होगा. सबसे पहले ट्रांजैक्शन का होना ही तो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ये सारा काम होगा. कोई ट्रांजैक्शन इनकर ही नहीं होगा तो ये सारा तो वेस्ट है ना. Occurrence of an event or transaction, journal entries, ledger, trial balance, adjustments, post adjusted trial balance, closing entries, financial statement effect. ये तो बात हुई अकाउंटिंग के बारे में. एक और बिजनेस प्रोसेस फ्लो का एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई सेल्स ऑर्डर आपको मिल रहा है, ठीक है, ये तो बात हुई आपकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में कि इन बिजनेस फ्लो में या इन सीक्वेंस में या इन क्राइटेरिया में या इन इवेंट्स में इसका कंप्लीशन होगा. ठीक. नेक्स्टली अगर हम बात करें सेल्स के केस में, अब आप हमको बताइएगा सेल्स के केस में बिजनेस फ्लो की शुरुआत कहां से होती है और कहां जाके समाप्त होती है. जैसे अकाउंटिंग में शुरुआत होती है ट्रांजैक्शन के होने से अप टू द टाइम ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट. सेल्स के केस में सबसे पहले आपको कोई सेल्स का ऑर्डर मिलेगा. ठीक, सेल्स का ऑर्डर मिला, फिर सेल्स का ऑर्डर मिलने से ही आप क्या सेल्स कर दोगे? आप अपनी इन्वेंट्री लेवल को चेक नहीं करोगे क्या? मेरे पास है भी कि नहीं उतना प्रोडक्शन, मेरे पास जितना ऑर्डर बुकिंग हुआ है, क्या आई एम केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द ऑर्डर? ऐसा नहीं हो सकता है बेटा कि आपने सेल्स का ऑर्डर ले लिया, बुक कर लिया और बाद में आप बोलोगे कि मेरे पास तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, मेरे पास तो उतना स्टॉक है ही नहीं, हम आपको ऑर्डर जो बुक किए थे वो हम सैटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है. यू हैव टू बी कंपनसेटेड. आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. यू विल इनकर लायबिलिटी फॉर द सेम. तो इसीलिए अगर कोई आपको सेल्स ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, कोई सेल्स ऑर्डर मिला कि इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपको डिलीवर करना है, ठीक है, आप क्या चेक नहीं करोगे अपना इन्वेंट्री? इन्वेंट्री चेक करोगे, मेरे पास भैया इतना स्टॉक है, इतना लेवल है, ठीक है, जो सेल्स ऑर्डर मेरे को मिला है हम सैटिस्फाई कर पाएंगे. उसके बाद क्या होगा? चेकिंग करने के बाद इन्वेंट्री को, आपके पास स्टॉक है, प्रोडक्शन है, आपने प्रोडक्शन करा हुआ है, यू हैव द पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉक. आज की तारीख में अगर आपको सेल्स ऑर्डर मिल रहा है कि डे आफ्टर टुडे आपको अगर ऑर्डर बुकिंग मिली है, उसकी डिलीवरी आपको डे आफ्टर टुमारो करनी है, आपके पास उतना प्रोडक्शन है, तभी आपने ऑर्डर लिया है. ठीक, मैंने ऑर्डर ले लिया, मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक कर ली कि मेरे पास इतना प्रोडक्शन किया हुआ है. अब हम डे आफ्टर टुमारो आपको अगर सेल्स ऑर्डर सेटिस्फाई करना है तो आपका वो जो सामान वेयर हाउस में पड़ा है वहां से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? सामान वेयर हाउस में ही ना रहेगा, गुड्स वेयर हाउस में रखा रहता है कि वहीं पे फैक्ट्री में वहीं प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे स्टॉक का लाट प्लाट लगा हुआ है कि हाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे लॉट्स लगे हुए हैं. वेयर हाउस इज मेंटेन फॉर कीपिंग द गुड्स. ठीक, वहां से आपका वेयर हाउस से सामान निकला, वेयर हाउस से सामान निकले के बाद आप उसको ट्रांसपोर्टर के पास दोगे
डिलीवरी करने के लिए, और द पर्पस ऑफ डिलीवरी, ट्रांसपोर्टिंग करोगे उसके, किसी भी माध्यम द्वारा आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। इनवॉइस जारी होगा। इनवॉइस क्या होता है? रसीद, बिल दिखा करके पैसा लिया जाएगा। इनवॉइस दिखाने के बेसिस पे आप क्या लोगे? रिसिप्ट मिलेगी आपको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? रिसिप्ट मिलने के बाद फाइनल आपका जो क्या होगा, पैसा मिलने के बाद उसका इफेक्ट दिखाओगे, एंट्रीज या रिकंसिलिएशन उसका होगा। तो ये एक इवेंट है या बिजनेस फ्लो है? एग्जाम व्यू पॉइंट से पूछो तो ये सब आपसे पूछते नहीं है, ये सब समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, कंसेप्चुलाइज क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस फ्लो, तो केवल आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में नहीं दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो मीन्स अ सीरीज ऑफ इवेंट जो कि पूरा करने की आवश्यकता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दो चार एग्जाम्पल, जैसे अकाउंटिंग बुक कीपिंग में, सेल्स में, शुरुआत से अंत तक ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनर, आई वुड लाइक यू पीपल टू राइट डाउन दिस, examiner will not ask you to write the example, या क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं लिखा रहेगा कि write the example and explain, you have to write it of your own। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर बैठा लीजिए, आईटी में आप मन से कुछ नहीं लिख सकते हो, यू कांट क्रिएट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ योर ओन। जो कंसेप्ट है, जो मैटर है, वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे मन से? मैनेजमेंट का पेपर थोड़ी है कुछ भी मन से बढ़ा दिए हो गया मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जब तक कंसेप्ट सॉलिड नहीं है आप उसके बारे में नहीं लिख पाओगे। तो वी आर हियर टू क्लैरिफाई एंड क्लियर योर कंसेप्ट। तो ये कुछ एक एग्जांपल लेकर के आपको बिजनेस फ्लो को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिजनेस प्रोसेस फ्लो को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेल्स में बिजनेस प्रोसेस फ्लो को इस तरीके से आपको लिखना है, सेल्स ऑर्डर, चेकिंग इन्वेंट्री, वेयर हाउस शिफ्टिंग या शिफ्टिंग फ्रॉम वेयर हाउस, goods, nextly delivery of goods to the transporter, invoice, receipt and reconciliation। अब ये रटने की जरूरत नहीं है, सेल्स ऑर्डर लिया, इन्वेंट्री चेक किया, वेयर हाउस से निकला, ट्रांसपोर्टर को दिया, अरे ये रटना नहीं है, समझा रहा है। तुम भी सोच के देखो तो इसी क्रम में, इसी इवेंट में, इसी सीक्वेंस में काम होगा। वही चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, वही बिजनेस प्रोसेस फ्लो होता है। अब बैठ गए रटने के लिए, एक दिन पूरा निकाल दिए, आज क्या पढ़ाई किया? आज मैंने पता है बिजनेस प्रोसेस फ्लो का सेल्स का एग्जाम्पल याद किया, बाय हार्ट याद किया, सेल्स ऑर्डर, चेक इन्वेंट्री, शिफ्टिंग फ्रॉम वेयर हाउस। ना ना ना, ऐसे नहीं पढ़ना, तब तो सदियों लग जाएंगे आईटी का सिलेबस खत्म करने में। कंसेप्चुलाइज क्लियर करना है कि अच्छा सेल्स का ऑर्डर मिला, शुरुआत यहां से होगी, अंत यहां पे होगा, ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो होता है। ठीक है, अगर सेल्स की बातें हमने की, सेल्स ऑर्डर आपको मिला, ठीक है। अब अगर ऑन द अदर हैंड परचेज करना है आपको, सेल्स का ऑर्डर मिला, परचेज करना है, तो वो किस सीक्वेंस में होगा? कोई बता सकता है? तुम्हें परचेज करना है मटेरियल, परचेज डिपार्टमेंट से सबसे पहले पूछोगे कि नहीं कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी को ना पता होगा, परचेज डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, कितना स्टॉक निकल गया, कितना बचा हुआ है, कितनी जरूरत है मटेरियल को खरीदने की, रॉ मटेरियल खरीदने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या करोगे? परचेज डिपार्टमेंट अप्रूवल एंड लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट, वो बताएगा कितना लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है। तुमको मटेरियल चाहिए, ठीक बात है। अब मटेरियल बेचने वाले वेंडर्स एक तो नहीं है, कई हैं, सबसे आप मटेरियल ले लोगे क्या? किससे लोगे? सबसे पहली बात, कम दाम पे अच्छा क्वालिटी दे। केवल कम दाम पे ध्यान दोगे तो लॉन्ग रन पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। कम दाम पे बेटर क्वालिटी जो कोट करके आपको देगा।
आप उनसे कोटेशन लोगे, कई रॉ मटेरियल सप्लायर हैं 1 2 3 4, सबको आपने ऑफर दिया है कि भैया आप अपना कोटेशन मेरे को दीजिए, अब जिसका प्राइस मेरे को सूटेबल लगेगा उनको हम टेंडर दे देंगे। वो लोग अपना कोटेशन देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस आप सिलेक्शन करते हो, इनवॉइस जारी करते हो, वो इनवॉइस के बेसिस पे आपको पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं? तो ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो है, समझ में आ रहा है? यानी कि पहले परचेज डिपार्टमेंट से अप्रूवल या लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट लिया जाएगा। सेकेंडली आप वेंडर्स आर टू बी रिक्वेस्टेड फॉर कोटेशंस, approval of quotation on the basis of price, invoice is issued, and finally payment is made for the same. ठीक है? अब हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब ध्यान ज्यादा पड़ेगा कि अब तो काम की बात बोली है, ऐसा नहीं है कि आगे जो हम पीछे काम की बात बोले थे उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बिजनेस प्रोसेस फ्लो क्या होता है, या इवेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, कैसे लिखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, मैम कितना लिखेंगे, मेन तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कितना लिखेंगे। अब नाप के थोड़ी बताया जाएगा कि 8 लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो। ऑन एन एवरेज इफ अ क्वेश्चन काउंट्स फॉर 4 मार्क्स यू हैव टू राइट अराउंड 1 पेज या 1 पेज से थोड़ा कम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। डिपेंड कि कंटेंट आपके पास कितना है। स्टोरीज क्रिएट करके नहीं लिख सकते हो ना, आई हैव टू राइट 1 पेज, आई विल राइट एनीथिंग। पेपर वुड बी चेक्ड बाय सच अ पर्सन जो कि क्वालिफाइड सीए रहेगा, तो कुछ भी मन से नहीं लिख सकते। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव टू राइट अराउंड 1 पेज एंड कंटेंट आपका क्या है उसके हिसाब से पूरी बातें एक्सप्लेनेशन करने के बाद। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ें, बिजनेस आपकी भाषा में स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, काम करने का तरीका, ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, however profit is the objective but not whole and sole objective, process a series of event, अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, a sequence of event, किस क्रम में किस प्रोसेस में काम होगा। मैनेजमेंट, बिजनेस के उन प्रोसेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? बस इतना लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, इतना तो मतलब हम बताए, इतना लिखने से थोड़ी काम चलेगा। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में 2 भागों में या 2 क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है एज बिजनेस स्ट्रैटेजी। सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी। सेकेंडली, आफ्टर फ्रेमिंग द स्ट्रैटेजी, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, स्ट्रैटेजी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, स्ट्रैटेजी कौन फ्रेम करेगा? टॉप लेवल पे जो है वही स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं, काम तो लोअर लेवल वाले करते हैं, इंप्लीमेंट तो लोअर लेवल वाले करते हैं। और गोल्स, गोल्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, वो अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट उसको ध्यान देगा, काम करेगा। स्ट्रैटेजीज फ्रेम कर दिए गए हैं, हाईएस्ट लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ्रेम किए। अब उन स्ट्रैटेजीज को कैसे अचीव करना है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट देखेगा। गोल्स को भी
क्लासिफाई या कन्वर्ट अगर किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑपरेशनल गोल। कोई बता सकता है फर्क क्या है? नाम से हम पूछना चाहेंगे फर्क क्या लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन में। ऑपरेशन रोजमर्रा डे टू डे एक्टिविटी ट्रांजैक्शन जिसकी आवश्यकता होती है आपको अचीव करने में। ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। बड़े स्तर पे ये होता है कि ये होता है, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी, रोजमर्रा डे टू डे ट्रांजैक्शन को कैसे अचीव करना है, वो ऑपरेशनल गोल होता है। तो इन भागों में गोल्स को क्लासिफाई या डिवाइड या बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे गोल्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, ये ऑपरेशनल गोल्स है। ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का एक डिवीजन या बाइफरकेशन होता है। फिर से बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब बिजनेस मीन्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन wherein goods and services are exchanged. Process, the event or the sequence of event through which the transaction take place, और उनको कैसे मैनेज किया जाए। समझ के आप अपने से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी एग्जाम में नहीं बोला है यू हैव टू बी राइट या यू हैव टू बी इन बुक लैंग्वेज, बट कंटेंट से आप हट नहीं सकते हो। लिखो, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, टॉपिक के बारे में पता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने वर्ड्स का यूजेज कर सकते हो, बट नॉट ऑल टुगेदर चेंजेस। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज बाइफरकेटेड और डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटेजी एंड गोल। स्ट्रैटेजी इज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट और हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट। गोल्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑपरेशनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल बड़े स्तर पे, ऊंचे स्तर पे देखरेख किया जाता है, अहम या मेन गोल्स जो कि हैं उनको कैसे अचीव किया जा सके। ऑपरेशनल गोल ऑन द अदर हैंड रोजमर्रा रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को जो आपको फुलफिल करना है, आए दिन जिन कामों को देखरेख करना है, जिन कामों को पूरा करना है, वो ऑपरेशनल गोल होते हैं। लिखिएगा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच overall management takes into account fulfillment of series of transaction, full stop, handling the same and also ensuring balance of the same in order to ensure efficiency and effectiveness, इस फॉर्म में लिखिएगा बीपीएम की नीचे लाइन में, इट कैन बी बाइफरकेटेड एज स्ट्रैटेजी एंड गोल्स, स्ट्रैटेजी के नीचे लिखिएगा इट इज फ्रेम्ड, एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, and the lower level of management has to implement the same, On the other hand, goals के नीचे लिखिएगा, it is divided into operational goal and organizational goal.
ऑपरेशनल गोल क्या होता है? डे टू डे या रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए ऑपरेशनल गोल में लिखिएगा, इट टेक्स इनटू अकाउंट fulfilling the operation of day-to-day nature or routine nature. It takes into account operations of day-to-day nature or routine nature. On the other hand, organizational goal क्या होगा? Organizational goal considers major attainment of goals and objective which has a wider coverage as compared to operational goals, ठीक है? हमने बातें की बीपीएम के बारे में, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में. बीपीएम कैन बी डिवाइडेड और बाइफरकेटेड एज स्ट्रैटेजी एंड गोल्स. स्ट्रैटेजी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम करता है. गोल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑपरेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑपरेशनल गोल डे टू डे रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए देखे जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन द अदर हैंड बड़े स्तर पे या बड़े रूप से काम करते हैं, जो कि ऑल द या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव किया जाए उस पे फोकस करता है. ठीक, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट principles of BPM और practices of BPM. ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे. एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर सोचो या पढ़ोगे कि क्या पूछता है, इट कैन आस्क व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम, या दोनों को बाइफरकेट या डिवाइड करके अलग अलग पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम या प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम. 3 प्रिंसिपल्स हैं बीपीएम के, 8 प्रैक्टिसेस हैं बीपीएम के. 3 प्रिंसिपल हैं बीपीएम के और 8 प्रैक्टिसेस हैं बीपीएम के. अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम, 8 बीपीएम प्रैक्टिसेस हैं. 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, आपको कितना लिखना पड़ेगा या कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? अगर 8 प्रैक्टिसेस हैं बीपीएम के, यू हैव टू राइट अराउंड 5 प्रैक्टिसेस. 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, 5 प्रैक्टिसेस तो जबरदस्त तरीके से लिखने पड़ेंगे. जबरदस्त मतलब सॉलिड तरीके से, जितना पढ़े हो वो पूरा इनकॉर्पोरेट किए हो. और टूटी फूटी भाषा में या वैसे कहो जो तुम लोगों को आधा अधूरा याद रहता है, तो 8 में से तुम लोगों को 8 याद होगा, बट सब हाफ याद होगा, तो वो हाफ तुमको नंबर नहीं दिलाएगा. 5 प्रैक्टिसेस तुमको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. थकान हो रही है, समझ सकते हैं, शुरुआत है. ऐसे ही सीए नहीं बन जाते बच्चे. मेहनत, हार्डवर्क, लेबर बहुत आवश्यकता होती है. इट्स जस्ट द बिगिनिंग. आगे और मजा आएगा आप लोगों को. फिलहाल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम पूछ रहा है, पहले बीपीएम का मतलब एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस लिखोगे. नेवर एवर इन योर एग्जाम राइट डाउन द आंसर स्ट्रेट अवे जो कि तुमसे पूछ रहा है. इफ इट इज आस्किंग व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कोई घुमा के नहीं पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन. तो पहले बीपीएम का मतलब लिखो. मैम एग्जामिनर नहीं बोला था बीपीएम लिखने के लिए, हम तो पेपर देके चले आए, हम प्रैक्टिसेस से ही शुरुआत कर दिए और मैम 5 पॉइंट लिखे हैं, पूरा जबरदस्त तरीके से लिखे हैं. हम ये नहीं बोलते कि आपका नंबर कटेगा, बट हाँ वो जो एग्जामिशन और नॉन एग्जामिशन वाले बच्चे की फर्क पड़ता है ना, वहीं पे फर्क पड़ता है कि पहले एक्सप्लेन किया वो कंटेंट क्या बोल रहा है, उसके बाद वो. अब एक्सप्लेनेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा बीपीएम लगे उसकी कहानी करने. प्रैक्टिसेस जो पूछा है वो लिखे ही नहीं, बीपीएम में लिख के चले आए.
2-3 लाइन हम बीपीएम के बारे में बोले हैं, मेन मुद्दा तो प्रैक्टिस है कि व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम। लिखोगे आंसर की शुरुआत, प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएम। एग्जामिनर को भी पता है इंपॉर्टेंट है, तभी तो दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल, ही नोज इट बेटा, घुमाने की उसको कोशिश मत करना। तो इसीलिए ये सारी बातें आपको बता रहे हैं कि दिमाग में फितूर है बच्चों के। क्या फितूर है? कुछ भी लिख के चले आओ, थ्योरी पेपर है, और फिर कुछ भी नंबर आएगा तो बोलोगे खुंदस थी मेरे से एग्जामिनर की। कोई खुंदस नहीं होती है, लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज होते हैं, होते हैं, हाँ होते हैं, विश्वास रखो। एसेट क्या होता है? बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि आपके लिए एक डिसएडवांटेज है या आपको खर्चा इनकर करना पड़ता है? हम अभी तक बात करते आए हैं प्रोसेस के बारे में, सीरीज ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। प्रोसेस या चीजों को भाग कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं प्रोसेस में, तोड़ दे रहे हैं। अगर प्रोसेस में, किस लिए तोड़ रहे हैं प्रोसेस में? ताकि उनको बेहतर काम किया जा सके, बेहतर मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं प्रोसेस आर एसेट्स और लायबिलिटी? Processes are assets to an organization, पहला प्रिंसिपल। अब आराम से पहले सुन लो, लिखने का समय देंगे। प्रोसेस आर एसेट, एसेट है, एसेट्स क्या प्रोवाइड करता है? डज इट प्रोवाइड वैल्यू और डज नॉट इट प्रोवाइड, मतलब कि वैल्यू प्रोवाइड ये नहीं करता, वैल्यू टू कस्टमर। अब एसेट है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, काम खत्म वहीं पे नहीं हो जाएगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसमें करनी पड़ेगी, तब जाके वो एसेट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एसेट रहता है, समय पर समय उसका रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता होती है, देख रेख करने की आवश्यकता होती है, कितना उसमें दिक्कतें या खामियां आ रही हैं उनको रिप्लेस चेंज करने की आवश्यकता है। तो अगर आपका काम प्रोसेस में डिवाइडेड है, आपका बिजनेस अगर प्रोसेस में डिवाइड है, वो आपको रिटर्न दे रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, इट इज एन एसेट फॉर यू। एसेट है तो वो क्या कर रहा है? एडिशनल वैल्यू टू कस्टमर। आज के समय में कस्टमर को क्या चाहिए? वैल्यू ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? 5 रुपए में प्रोडक्ट तुम भी बेच रहे हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी बेच रहा है, बट जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटर के पास उतनी भीड़ हो जितनी आपके पास भीड़ है। प्रोडक्ट आप भी बना रहे हो, कॉम्पिटिटर भी बना रहा है, बट ज्यादा फायदे में आप हो, आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों? दाम तो वही है, क्वालिटी तो वही है, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ? क्या वो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी उसके घर तक कर रहा है? क्या वो उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है? क्या उसको आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है? ऐसा क्या कि कॉम्पिटिटर के पास भीड़ नहीं है और तुम्हारे पास भीड़ है? समझ में आ रहा है? सोप तो सब बेचते हैं, पेस्ट तो सब बेचते हैं, टी तो सब बेचते हैं, बट सारी दुकानदारी तो नहीं चलती है एक बराबर। ध्यान दिया? हमको क्या ध्यान देना, हम अपना सामान इस्तेमाल के काम खत्म। अब ध्यान दो, क्योंकि ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। There's a difference between you, the organization, and its competitor. He is also using the same resources which you are using. He is also using the techniques which you are using. But still, despite of the fact, customer अगर attract हो रहे हैं उसके प्रति, ऐसा क्या वो कर रहा है कि तुम्हारे पास कस्टमर नहीं आ रहे और उसके पास जा रहा है? क्या मिक्स इस्तेमाल कर रहा है? क्या कॉम्पोजिशन इस्तेमाल कर रहा है? क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है? विच इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर। समझ में आ रहा है? और अगर कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड किया जा रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें इंप्रूवमेंट या स्कोप ऑफ चेंज की लाने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट बनाया बेचा, कितने दिन चलोगे मार्केट में? नहीं चल पाओगे। रोज के समय में आए दिन उसका सब्स्टिट्यूट बन के तैयार हो रहा है, तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में? नहीं चलेगा। तो तुमको उसके लिए इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, वरना पीछे रह जाओगे या पिछड़ जाओगे। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम। ध्यान से समझने की अभी कोशिश करो। केवल अभी मैंने प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, फिर से बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम के बारे में। अगर हम बातें करें प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम में, प्रोसेसेस आर द एसेट्स। एसेट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है।
बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहा है, वैल्यू दे रहा है तो ऑन द अदर हैंड बढ़ोतरी, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वैल्यू टू कस्टमर प्रोवाइड किया जा रहा है। बट उस वैल्यू जो प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को केवल छोड़ नहीं दिया जाएगा उसी प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में, उनमें कुछ चेंजेस, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की अगर आवश्यकता है तो उसको भी देखना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम। इनमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं कर सकते। 3 में से एक याद करें, 3 ही तो है, 3 तो याद करना ही पड़ेगा। समझ के याद करो। पहली बात प्रोसेस है, प्रोसेस अगर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमारे लिए एसेट है, एसेट है तो वैल्यू दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन केवल एक दिन के लिए थोड़ी देना है, साल दर साल देना है, बिजनेस एक दिन के लिए थोड़ी करना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करना है, तो उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक, ये बात हुई प्रिंसिपल की। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि मैंने प्रैक्टिसेस के बारे में बात की थी, प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम। जैसा कि हम बोल चुके हैं प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम में, पहली बात प्रोसेस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और फ्रेमवर्क। सुनना है अभी केवल, प्रोसेस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर मतलब मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है वो प्रोसेस ओरिएंटेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि डिवीजन ऑफ प्रोसेस पे बेस्ड है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किन भागों में, किन स्टेजेस में, किन प्रोसेस में काम करने का तरीका को बांटा गया है, उसके ऊपर या उसके बेसिस पे काम किया जा रहा है। केवल असाइन कर देना इंडिविजुअल्स के ऊपर कि आपको ये काम करना है, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इवेंट को, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस में डिवाइड किया जा रहा है और उसके बेसिस पे काम किया जा रहा है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस ओनर। प्रोसेस ओनर कौन होता है? मैंने आपको प्रोसेस मैनेजमेंट में बात की थी। प्रोसेस ओनर कौन होता है? हर प्रोसेस का जो इंचार्ज होता है, जो देखरेख करता है, जो डेवलपमेंट करता है, जो इंप्रूवमेंट करता है, जो उसकी स्टेज ऑफ प्रोग्रेस के बारे में ध्यान देता है, वो प्रोसेस ओनर होता है। तो केवल प्रोसेस बना दिया, वो प्रोसेस अपने आप काम करेगा? आपको एक प्रोसेस ओनर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस प्रोसेस की देखरेख, बढ़ोतरी और ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंसिडर करेगा। थर्डली, लेवल ऑफ हायरार्की एंड इट्स वर्किंग। लेवल ऑफ हायरार्की, काम काज करने का तरीका टॉप लेवल ने बता दिया, एग्जीक्यूट तो लोअर लेवल करेगा, एग्जीक्यूट लोअर लेवल ही करेगा। टॉप मैनेजमेंट तो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेमवर्क करते हैं, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, उसकी देखरेख कैसे की जाए, उस पर भी ध्यान या उस पर भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। फोर्थली, यूज ऑफ आईटी। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, उनको कंसिडर करना पड़ेगा। नए नए ई कॉमर्स रोल आ रहे हैं, नई नई इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका इस्तेमाल या उनका फायदा अगर आप नहीं उठाओगे, आपका कंपटीटर तो पीछे नहीं ना रहेगा, वो तो उसका इस्तेमाल करेगा ही, आप पीछे रह जाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसका इस्तेमाल या बेनिफिट लेना पड़ेगा। कोलैबोरेशन विथ आउटसाइड पार्टनर्स। आउटसाइड पार्टनर का मतलब क्या हुआ? आपने एक टर्म सुना है आउटसोर्सिंग, क्या होता है? तुम अगर दूसरे से काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं है फ्री में काम करके देगा, पैसा लेगा, समय लगेगा उसका भी, बट अगर वही काम तुम खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में करोगे, कंपैरिजन करते हो कि एक काम को करने में मेरा कितना समय लग रहा है, मेरा कितना पैसा लग रहा है, वही काम अगर हम बाहर वाले से आउटसोर्स करवाएं, कितना समय और कितना पैसा लगेगा। अगर सस्ता बैठ रहा है तो हम बाहर वाले से क्यों ना करवाएं? बड़ी बड़ी कंपनियां बैठ करके अपना सारा काम नहीं करती हैं, आउटसोर्स करवाती हैं। आउटसोर्सिंग, घर पे लेबर बैठा हुआ है, उसको मटेरियल दे दिया गया, उसको बता दिया गया कितना आपको प्रोड्यूस करना है, वो बैठ करके अपना घर पे बना करके दे रहा है और कंपनियां उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम, लोगो लगा करके मार्केट में बेच रही हैं। तो ये आउटसोर्सिंग का फायदा या बेनिफिट क्या हो सकता है? उतना समय जो कि तुम लगा रहे थे उस प्रोडक्ट को बनाने में,
उतना इन्वेस्टमेंट जो तुम कर रहे थे, अगर वो तुम आउटसोर्स करा ले रहे हो बाहर वाले से, वो जो समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, उस समय और पैसे का तुम दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हो. इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक आउटसोर्सिंग. इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आपके प्रैक्टिकल पेपर में है. आउटसोर्सिंग, अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, खरीदने का मेरा पैसा कितना लगेगा, लीज पे ले रहे हैं तो मेरा पैसा कितना लगेगा. फर्क है, कॉस्ट का फर्क, टाइम का फर्क. तो भैया जो सस्ता पड़ेगा वही लेंगे ना. प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर आउटसोर्स करवा रहे हैं, दोनों में कॉस्ट एलिमेंट एज वेल एज टाइम एलिमेंट कंसिडर करेंगे, विच इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी, वो हम करेंगे. तो ये देखा जाएगा कि कैसा मेरा तालमेल आउटसाइड पार्टनर या आउटसोर्सिंग से बैठा हुआ है. ठीक है. नेक्स्टली, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट. आए दिन नई टेक्नोलॉजीज, नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, उनके साथ वेल इक्विप्ड नहीं रहोगे, उनके साथ एकस्टम नहीं रहोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, पिछड़ जाओगे. तो रोज उनको सीखना, याद करना, इंप्रूव करना इज ज्यादा बेनिफिशियल, इज ज्यादा इंपॉर्टेंट. नेक्स्टली, रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर द सेम. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, रिस्क उठा रहा है, तो भैया रिस्क क्यों उठाएगा जब तक उसको अपना पर्सनल फायदा नहीं दिखेगा. तो अगर आप उसके काम के लिए उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, तो वो रिस्क उठाने के लिए तैयार रहेगा कि मेरा कुछ फायदा जुड़ा है. केवल सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी के अलावा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो इसीलिए हम वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं. एंड अदर टूल्स. ठीक है, फिर से बातें करते हैं हम. हमने बातें की प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. अगर प्रिंसिपल्स पे ध्यान दें, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बीपीएम के. प्रोसेस क्या होते हैं, एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, एसेट होते हैं. एसेट क्या प्रोवाइड करता है, बेनिफिट या वैल्यू टू कस्टमर. वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड किए तो क्या बस उसी तक सीमित रहेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है. कंटिन्यूअस, मुंह से बोलो, इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है. हमने बातें की प्रैक्टिसेस के बारे में. प्रैक्टिसेस में क्या होता है, बिजनेस इज व्हाट इट इज, प्रोसेस ओरिएंटेड और नॉन प्रोसेस ओरिएंटेड. प्रोसेस ओरिएंटेड. दूसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस ओनर. प्रोसेस ओनर क्या करता है, देखरेख करता है. किसकी देखरेख करता है, अपनी या प्रोसेस की. प्रोसेस की देखरेख करता है. अगर प्रोसेस की देखरेख कर रहा है, उसके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है. थर्डली, लेवल ऑफ हायरार्की. लोअर लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं या टॉप लेवल बनाते हैं, उनको फॉलो कौन करता है. तो उनमें कमिटमेंट, उनके साथ कोलैबोरेशन होना जरूरी है, नहीं है, बिल्कुल जरूरी है. फोर्थली, यूज ऑफ आईटी, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, उनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता तो है नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा. कॉम्पिटिटर कहां रहेगा, आगे बढ़ जाएगा. नेक्स्टली, कोलैबोरेशन विद आउटसाइड पार्टनर. टर्म क्या यूज किए थे, आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मतलब घर पे प्रोडक्शन करना. अच्छा, उससे क्या फायदा होगा, टाइम एज वेल एज मनी, मॉनेटरी बेनिफिट. नेक्स्टली, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट. एक बार हमने काम कर दिया, खत्म, दोबारा करने की तो जरूरत नहीं है ना. इंप्रूवमेंट और लर्निंग करने की जरूरत है. क्यों, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ग्रोथ के चलते. नेक्स्टली, रिस्क और रिवॉर्ड. एम्प्लॉय तो बैठा है वेला, ऐसे ही आएगा, सैलरी दो और उससे सुबह से रात तक काम कराओ, करेगा, नहीं करेगा. तुमसे सुबह से रात तक बोले पढ़ने के लिए, पढ़ोगे. तुम लोग वैसे ही नहीं पढ़ते तो सुबह से रात तक क्या पढ़ोगे. ऑन एन एवरेज पूरे मतलब हफ्ते में या महीने में मिला जुला के करीब 2-3 घंटा पढ़ लेते होगे. तो तुम लोगों को क्या दिया जाए जिसके चलते तुम परफॉर्म करो, एक झटका. वो झटका क्या, फेलियर इन एग्जाम. ने हम मुंह से थोड़ी बोल सकते हैं, वो आप लोग खुद समझदार हो. तो वो आपको वो झटका जो मिलेगा, तब आप परफॉर्म ज्यादा बेहतर करोगे. ठीक है. नेक्स्टली, अदर टूल्स. अदर टूल्स इन बीपीएम, क्वालिटी फोकस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ये कुछ एक टूल्स होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन केवल क्वालिटी पे फोकस करता है. तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि बीपीएम में आते हैं. एग्जाम व्यू पॉइंट से 8 प्रैक्टिसेस में 4 या 5 आपको सॉलिड तरीके से याद होने चाहिए. मैम 8 याद कर लेंगे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कटेगा नहीं, एक्स्ट्रा भी मिलेगा नहीं. 4 में से 4 ही देगा, 40 नहीं देगा. 4 ही नंबर का क्वेश्चन है.
8 प्रैक्टिसेस याद है, 8 लिख सकते हैं। 4-5 याद है, 4-5 लिख सकते हैं। एक ही याद है, लिखो, कोई ऑप्शन नहीं है तो एक ही लिख के आओगे ना एग्जाम में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिविजन या बाइफर्केशन प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का इस रूप में है। एग्जाम व्यू पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे इधर प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज प्रैक्टिसेस। लिखने से पहले बीपीएम का मतलब एक्सप्लेन करना आवश्यक है, जो कि हम लिखा चुके हैं। फिलहाल लिखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम। BPM principles can be elaborated as below. BPM principle can be elaborated as below. Roman 1 प्रोसेस क्या है, बोलते जाओ। लायबिलिटी, एसेट। Processes are assets to the organization. Which provides benefits. Roman 2. Processes are helpful in providing value ki non-value? Value to customer. Nextly, Roman 3, a continuous effort towards the improvement of the process. A continuous effort towards the improvement of the process is essential. काम की बात, processes are asset, processes provides value to customer, processes needs continuous improvement. कठिन है, बहुत टफ लग रहा होगा ना, can't help it, टफ तो है, इजी बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो इजी जरूर लगेगा। नेक्स्टली प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम। प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम, process oriented architecture. Roman 1 process oriented architecture, डैश देकर के लिखिएगा। The framework of the business is divided into process, division of the same helps in better achievement of numerous tasks which are interlinked with each other. Numerous of tasks which are interlinked with each other. Numerous of tasks which are interlinked with each other. Roman 2 appointment of process owner. Appointment of process owner. Process owner shall be responsible. Process owner shall be responsible. किस लिए responsible रहेगा भाई? खुद के लिए या process के लिए? तो प्रोसेस के लिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? प्रोसेस की फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और कितना ज्यादा परफॉर्म या कितना ज्यादा आउटपुट मिल रहा है उस प्रोसेस से। प्रोसेस ओनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ कॉमा डेवलपमेंट कॉमा इंप्रूवमेंट कॉमा एफिशिएंसी of the
process and its functioning, of the process and its functioning. Roman 3, level of hierarchy. Level of hierarchy, its commitment and execution. Level of hierarchy, its commitment and execution. कौन फ्रेम करता है पॉलिसीज और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? पॉलिसीज आर फ्रेम्ड एट द हाईएस्ट लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट. Policies are framed at the highest level or top level management. Execution of the same is done. Execution of the same is done at the lower level of management. Execution of the same is done at the lower level of management. And hence a balance between both of them. And hence a balance between both is essential. And hence a balance between both is essential. Roman 4, use of information technology. Usage of internet-based technology. Usage of internet-based technology. And other development. And other development in the field of IT is to be used for the benefit of the organization, is to be used for the benefit of the organization. Roman next, collaboration with outside partner. Collaboration with outside partner. Outside partner में कौन आएगा? आउटसोर्सिंग की बात हम कर रहे हैं, कॉस्ट और मॉनेटरी या इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं. लिखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन must have a constant collaboration with outside partner, which means outsourcing, time and monetary element involved. Time and monetary element involved are to be examined. Time and monetary element are to be examined. Time and monetary element are to be examined, and a choice of the same. That is whether in-house production, in-house समझ रहे हो? Organization के अंदर, that is whether in-house production और outsourcing, यानी कि बाहर से काम करवाना, या हम अंदर प्रोडक्शन करें ऑर्गेनाइजेशन के, या हम बाहर से काम करवाएं. समय और पैसे को कंपेयर करते हुए कौन सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा उसको चूज करें. That is whether in-house production or outsourcing, which would be beneficial. Roman next, continuous improvement and learning. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहे हैं, तो उसको लर्न करना, एडॉप्ट करना, कोप अप करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है. लिखिएगा, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, विथ द
advancement of technology and development coping up with the same and adopting the same, coping up with the same and adopting the same through continuous learning and improvement, through continuous learning and improvement is essential so that to remain competitive, and ahead of the competitor, and remain ahead of the competitor. Nextly, next Roman, risk and reward to employee, risk and reward to the employee डैश देके लिखिएगा if the organization focuses on linking the reward को किससे लिंक करोगे? रिस्क के साथ. Linking the reward with the risk incurred by the employee, linking the reward with the risk incurred by the employee so that he would better perform, and provide better output to the organization, Organizational goals, उसी में कंटिन्यू करके, organizational goals would become the goal of the organization, goal would become the goal of the employee. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है. एम्प्लॉय प्रॉफिट पे और परफॉर्मेंस पे क्यों ध्यान दे? उसका क्या फायदा? अगर आप उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर उसको दे रहे हो तो ही ना उसका फायदा है, तो ही वो उस ऑब्जेक्टिव को अपने ऑब्जेक्टिव के बराबर कंपेयर करेगा या कंसिडर करेगा. ठीक है. नेक्स्टली रोमन नेक्स्ट अदर टूल्स क्वालिटी ओरिएंटेड, उसी में कंटिन्यू करके क्वालिटी ओरिएंटेड, कॉमा डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रोवाइजिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रोवाइजिंग existing product also helps in facilitating BPM. ठीक है. ये तो बातें हुई प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में. 3 प्रिंसिपल, 8 प्रैक्टिसेस जिनके बारे में हमने बातचीत की. नेक्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट BPM लाइफ साइकिल. BPM लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल का मतलब समझते हो? लाइफ साइकिल क्या होता है? जीवन चक्र कह सकते हैं. जीवन चक्र, लाइफ साइकिल. बिजनेस का जीवन चक्र क्या होता है? शुरुआत से अंत. हम BPM की बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं. इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले जो हम बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं,
इसको लाने की आवश्यकता या इसको करने की आवश्यकता, नीड या जरूरत की बात होगी पहले तो, तब ना इसको बनाया जाएगा। मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, हमको कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है या हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसमें चेंज या डेवलपमेंट करें। झटका लगने के बाद ना जरूरत होता है कि हमको चेंज की जरूरत है। वो झटका कब लगेगा? बिजनेस व्यू पॉइंट से। जब आपके कस्टमर चले जाएंगे तो आपको लगेगा ना कि ऐसा क्यों। जब आपके पास कस्टमर है आपको लगेगा नहीं कि कोई चेंज करने की जरूरत है। बट अगर कुछ ऐसी घटना घट रही है जिसके चलते आपको इफेक्ट या प्रभाव पड़ रहा है, यू वुड रिक्वायर या यू वुड फील द नीड कि टू मेक सर्टेन चेंजेस। तो पहला लाइफ साइकिल क्या हम कह सकते हैं? एनालिसिस फेज। पहले सिर्फ ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? विचार जानना ही नहीं मतलब होता है। एनालिसिस मतलब एग्जामिन करना, फील करना या किन कारणों से ऐसी घटना घटी उसके पीछे की वजह जानना, खोजना। तो एनालिसिस कैसे करोगे? आपका करंट बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसी से ना एनालिसिस करोगे। किताब पढ़ के थोड़े एनालिसिस कर पाओगे। एक्चुअल वर्ल्ड में तुमको एक सेटबैक मिला है, तुम्हारे कस्टमर चले गए हैं, तुम्हारे बिजनेस को हैम्पर हुआ है, तुम्हारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट पे इफेक्ट आया है, तो उसको क्या वजह है उसके पीछे, उसको एनालिसिस करोगे। अब तुमने वजह पता कर ली कि भैया मेरा कॉम्पिटिटर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे की वजह है क्योंकि उसने अपने बिजनेस को भागों में, प्रोसेस में बांट दिया है ताकि उन सारे प्रोसेस को वो अच्छे से मैनेज कर पाए। ओवरऑल मैनेजमेंट के कंपैरिजन में अगर उन कामों को छोटे छोटे रूप में बांट दिया जाए तो ज्यादा हैंडल किया जाएगा, ज्यादा अच्छे से एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, एनालिसिस आपने कर लिया, वजह पता कर ली कि दिक्कत कहां पे है। वजह पता करने के बाद क्या बैठे रहोगे? अब कैसे कैसे हम क्या क्या तरीका करें कि हम वापस से उस पोजीशन पे आए जहां पे हम पहले थे। मेरे को एक सेटबैक मिला है, मेरे को प्रभाव पड़ा है, मेरी एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक सेटबैक हुआ है, तो अब उन फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद एक नए सिरे से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसे डिजाइनिंग कहा जाता है। किन किन एस्पेक्ट को कंसिडर करना है, किन किन एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। केवल पॉलिसी बता देने से या फ्रेम कर देने से वो पॉलिसी मान ली जाएगी, बन जाएगी, अडॉप्ट कर ली जाएगी। अगर आपके मैनेजमेंट उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहा है, वो पॉलिसी व्यर्थ है, इट इज अ वेस्ट, क्योंकि एक्चुअली उसका इंप्लीमेंटेशन इज वेरी मच एसेंशियल। रन एंड मॉनिटर फेज। पॉलिसी बनी, इंप्लीमेंट हुई, एक बार इंप्लीमेंट हो गई छोड़ दोगे? कंटिन्यूअस उसका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको रन किया जा रहा है, मॉनिटरेशन, उस पर देखरेख किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। नेक्स्टली ऑप्टिमाइज। ओवर द टाइम जो गलतियां, खामियां रह गई हैं उनमें चेंजेस और बदलाव करना। पहली बार तुम कुछ प्रोडक्शन करोगे, गलतियां होंगी, खर्चा ज्यादा बैठेगा, तुमको अनुमान नहीं है ना कितना पैसा लगने वाला है, पहली बार तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तुमने पहली बार प्रोडक्शन की, तुमको पता चला मेरा लेबर का खर्चा इतना बैठेगा, मटेरियल का खर्चा इतना बैठेगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इतना बैठने वाला है। अब दोबारा से जब तुम प्रोडक्शन करोगे तुमको एक आइडिया मिल गया है कि यहाँ एरिया है जहां जहां हम पैसा बचा सकते हैं, बचा सकते हो। लर्निंग या एक्सपीरियंस कर्व के तहत आप क्या होता है, प्रोडक्शन करते करते क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट घटता चला जाता है। तो वो कब होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हुए से या कंटिन्यूएशन से आता है। तो वही सेम सिनेरियो है। हो सकता है पहली बार आपने जो प्रोसेस बनाया उसमें कुछ खामियां रह गई, कुछ दिक्कतें रह गई, उनको दोबारा से इंश्योर करना है कि वो रिपीट ना हो, वो ऑप्टिमाइज करने से होगा। अब बेटा बीपीएम लाइफ साइकिल की शुरुआत आप ऑप्टिमाइज फेज से तो नहीं ना कर सकते हो, शुरुआत इसी फेजेस में होंगी। मतलब मैम इसी सीक्वेंस में लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीएम ऊपर नीचे लिख सकते हो, प्रैक्टिसेस ऑफ बीपीएम ऊपर नीचे लिख सकते हो, लाइफ साइकिल ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। बट ऑब्वियस है शुरुआत कहीं से होगी, उसका अंत कहीं होगा। पहले ही उसका बीच रास्ते में मर्डर थोड़ी कर दोगे, पहले ही बीपीएम को ऑप्टिमाइज कर दोगे, पहले अनुमान लगाओगे, डिजाइन करोगे, उसको
इंप्लीमेंट करोगे, ओवर द टाइम कंटिन्यूअस बेनिफिट दे रहा है कि नहीं, और उसमें कोई करेक्टिव एक्शन है उसको जिसको आपको लेना है वो हो रहा है कि नहीं, तभी किया जाएगा। देयर कैन नेवर बी एनी डिसऑर्डर फैशन ऑफ लाइफ साइकिल। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में आपको लिखना होगा, ऊपर नीचे आप नहीं लिख सकते। लिखिएगा बीपीएम लाइफ साइकिल में, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, बीपीएम लाइफ साइकिल has following phases. Roman 1, analysis phase. एनालिसिस में क्या बात करते हैं या क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट एग्जामिन, वजह पता करते हैं, स्कैन करके पता करते हैं वजह ना। इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या खामियां रह गई हैं। लिखिएगा स्कैनिंग द इन्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर business process management. Roman 2, design phase या stage 2 design phase. On the basis of analysis and data obtained, on the basis of analysis and data obtained, designing of a plan is to be made, full stop. Roman 3, implementation. Roman 3, implementation phase. Merely designing would not be beneficial. Merely designing would not be beneficial until and unless, merely designing would not be beneficial until and unless proper implementation of the same, until and unless proper implementation of the same is taken into account. Roman next, phase 4, that is run and monitor phase. Run and monitor phase. Over the period of time, strategies framed, over the period of time, strategies framed is to be continuously monitored, is to be continuously monitored and tracked, T-R-A-C-K-E-D, tracked. Roman next, optimize. Phase 5 is optimize. Corrective action if any, यानी कुछ कमियां जो रह गई हैं, corrective action if any is to be taken and the life cycle process is to be, क्या एक ही बार होगा या दोबारा से किया जाएगा या प्रोसेस को रिपीट किया जाता है? And the life cycle process is to be repeated, and the life cycle process is to be repeated. हमने बातें की बीपीएम लाइफ साइकिल के बारे में, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, रन, मॉनिटर, ऑप्टिमाइज, ठीक है। जिनको थकान हो गई है या जो खो गए हैं, दोबारा से एक रिकैपिचुलेशन लेते हैं। हमने अभी तक क्या बातें की हैं बीपीएम एंड आईटी में, दोबारा से बोल करके पढ़िएगा तो ज्यादा याद होगा, ज्यादा दिमाग में बैठेगा। समझ लिए हैं वो तो पता ही आप लोग कितना समझ लेते हो, ठीक है। हमने चैप्टर की शुरुआत की थी बीपीएम एंड आईटी में से, हमने बातें की थी। पहला टॉपिक क्या था? प्रोसेस का मतलब क्या होता है बताइएगा जरा? अ सेट ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसके तहत काम किया जाता है। उससे क्या किया जाता है, किसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है?
आउटपुट को इनपुट में, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोसेस होता है। हमने बात की बिजनेस प्रोसेस के बारे में। बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को भागों में या पार्ट्स में बांटा जाएगा ताकि टास्क को, एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से किया जा सके। ठीक है, वो किसके थ्रू हो सकता है? मैपिंग के थ्रू डिफाइन करेंगे टारगेट को, उसको मेजर करेंगे और फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मददगार है, कितना सपोर्टिव है। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में बातचीत की? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड, फर्क क्या है दोनों में? ट्रेडिशनल किसको कंप्राइज करता है? डिपार्टमेंट एंड फंक्शन। प्रोसेस किसको कंप्राइज करता है? प्रोसेस ओनर, जो कि देखरेख करता है सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटी। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट किन एरियाज पे फोकस करता है? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। वो क्या होती है? मार्केट लीडर, ज्यादा दाम की कम दाम? कम दाम पे। प्राइस सेंसिटिव की इनसेंसिटिव? सेंसिटिव। ये किस पे फोकस करता है? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। प्राइस सेंसिटिव की इनसेंसिटिव? इनसेंसिटिव। डिफरेंट यानी यूनिक, हटके, अलग। फिर हमने बात की किसके बारे में? बिजनेस प्रोसेस फ्लो, जहां हमने अकाउंटिंग के बारे में बात की, सेल्स के बारे में बात की और परचेज के बारे में बात की। सीक्वेंस या क्रम या फ्लो आपको पता है, शुरुआत और अंत कहां हो रही है इन बिजनेस प्रोसेस फ्लो की। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट बीपीएम के बारे में या बीपीएम के मतलब के बारे में बात की, जिसको डिवाइड या बाइफरकेट किसमें किया गया है? गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हाईएस्ट लेवल, गोल किसमें कन्वर्ट किए गए हैं? ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन। ऑपरेशन कंटिन्यूअस, रूटीन नेचर, डे टू डे। ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्तर पे। ठीक, हमने उसके बाद बातचीत की किसके बारे में? कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने प्रैक्टिसेस हैं? 3 प्रिंसिपल, 8 प्रैक्टिस। प्रिंसिपल क्या है? प्रोसेस आर एसेट, एसेट प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर, इट नीड्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिसेस में हमने क्या बात की? प्रोसेस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस ओनर, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, यूज ऑफ आईटी, कोलैबोरेशन विद आउटसाइड पार्टनर, कंटिन्यूअस लर्निंग इंप्रूवमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड बेनिफिट, अदर टूल्स के बारे में। 8 याद करने हैं, जितने हो सके आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, कम से कम 5 तो याद करने ही है। नेक्स्टली वी हैव टॉक्ड अबाउट बीपीएम लाइफ साइकिल की शुरुआत किससे होगी? रन एंड मॉनिटर फेज से। एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, रन एंड मॉनिटर, ऑप्टिमाइज। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में याद रखना है। एम आई क्लियर? थैंक यू सो मच।